नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 150 वर्ष का हुआ आईएमडी मिशन मौसम हुआ लॉन्च, वेदर फोरकास्टिंग में होगा सुधार। यूएसए ने लगाए रूस पर प्रतिबंध, गैस और तेल से होने वाले रेवेन्यू में आएगी कमी। यूक्रेन पीस डील के लिए बनाया जा रहा है दबाव। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च, जेनेटिक डायवर्सिटी के लिए हो रहा है काम। आबादी के जेनेटिक डिसऑर्डर्स का चलेगा पता। आइए शुरू करें। आज आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आईएमडी के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक पोस्टेज स्टाम्प और स्पेशल कॉइन भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम भी लॉन्च किया। मिशन मौसम को वेदर की फॉरकास्टिंग बेहतर करने के मकसद से लॉन्च किया गया है। शुरुआती 2 सालों में इसे लागू करने के लिए इस मिशन का बजट 2000 करोड़ रुपए का रखा गया है। इस मिशन में निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। इससे कृषि, विमानन और रक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मिशन 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन की तुलना में बहुत बड़ा होने वाला है। 2012 में लॉन्च हुए मिशन मॉनसून का मकसद मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करना था। इस मिशन ने आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कायाकल्प में अहम भूमिका निभाई। आईएमडी की वेदर फोरकास्टिंग पहले की तुलना में बेहतर हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 दशक में आईएमडी की फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान में 50% का सुधार हुआ है। नए मिशन में जलवायु परिवर्तन के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान के लिए वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क और डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल किए जाएंगे। वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस वायुमंडल में भेजी जाती हैं। ये पल्सेस वायुमंडल में मौजूद प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं। साथ ही वर्षण के प्रकार का भी अंदाजा लगाया जाता है, जैसे कि वर्षा, बर्फ या ओला इत्यादि। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेन ड्रॉप आदि से टकराती हैं तो डेटा को वापस रडार के पास लेकर आती हैं, जिसे मौसम विज्ञानियों द्वारा एनालाइज किया जाता है। इसी के आधार पर मौसम विज्ञानी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। इसके अलावा मिशन में नए वेदर सैटेलाइट्स के लॉन्च करने की योजना है। भारत में मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशंस के लिए 3 डेडिकेटेड सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनमें इनसैट 3D, इनसैट 3DR और इनसैट 3DS शामिल हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए AI और मशीन लर्निंग के उपयोग की भी योजना है। आपको बता दें कि आईएमडी का गठन 1875 में कलकत्ता में हुआ था। इसे देश के सभी मौसम संबंधी काम सौंपे गए थे। इसका मुख्यालय कलकत्ता से शिमला और फिर पुणे स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसे मौसम संबंधी जानकारियां पब्लिश करनी होती हैं, जिससे मौसम से जुड़ी गतिविधियां जैसे कि कृषि, शिपिंग, एविएशन और ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जानकारी मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा ऐसी मौसमी घटनाएं जिससे जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है, उनके बारे में चेतावनी जारी करना भी इसका काम है। बीते हफ्ते एक खबर आई थी कि यूएसए के जो बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते रूस पर कई सारे नए प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। मकसद साफ है कि रूस पर प्रतिबंध आरोपित करके उसके तेल और गैस से होने वाले रेवेन्यू को कम कर देना, क्योंकि रूस दुनिया में तेल निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जाहिर है रूस की इकोनॉमी में तेल और गैस की बड़ी भूमिका है। इससे रूस कमजोर पड़े और यूक्रेन पीस डील को फाइनल किया जा सके। लेकिन इन प्रतिबंधों का असर रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ रहा है। इनमें भारत और चीन भी शामिल हैं। भारत और चीन तेल आयात करने के नए विकल्प तलाश रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनका रवैया इन प्रतिबंधों पर क्या होगा, इस बारे में अभी ठीक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं वे वैश्विक तेल मांग का लगभग 1.4% है। इससे वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमतों में अचानक से वृद्धि दर्ज की गई है। इन प्रतिबंधों पर चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नए प्रतिबंधों से रूस के तेल निर्यात पर शॉर्ट टर्म में ही असर होगा। बाद में रूस इन प्रतिबंधों से निपटने के लिए अपने शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करेगा। शैडो फ्लीट या डार्क फ्लीट से मतलब होता है ऐसे ऑयल वेसल्स से जिनका इस्तेमाल स्मगलिंग या प्रतिबंधित वस्तुओं को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि रूस के शैडो फ्लीट में तकरीबन 600 टैंकर शामिल हैं। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर।
P2I बैच, ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, एसआईपी क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हाल ही में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पर 10,000 मानव जीनोम डेटा सेट को साझा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में शोधकर्ता ऐसे लोगों के जीनोम को सीक्वेंस करने की योजना बना रहे हैं जो किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हों। देखिए, मानव जीनोम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है, जो ये तय करती है कि हमारा शरीर कैसे विकसित होता है, कैसे काम करता है। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में किसी व्यक्ति की ऊंचाई से लेकर उसके बालों, आंखों के रंग तक, उसे विरासत में मिलने वाली बीमारियां तक सब कुछ निर्धारित होता है। यह सिर्फ 4 अक्षरों A-C-G और T से लिखी गई एक किताब है। ये 4 बेस हैं जो मिलकर हर किसी की यूनिक जेनेटिक संरचना को तैयार करते हैं। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब किसी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी को समझना है। भारत एक ऐसा देश है जो न केवल भूगोल, बोली जाने वाली भाषाओं, भोजन और संस्कृति में विविधतापूर्ण है बल्कि यहाँ पर आनुवंशिक संरचना में भी खूब विविधता पाई जाती है। यहाँ 4600 से ज्यादा अलग अलग आबादी हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को पहली बार 2020 में मंजूरी मिली थी जिसका मकसद जीनोम के स्तर पर इस विविधता पर ही रिसर्च करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत 10,000 जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए 20 अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों के शोधकर्ता एक साथ आए हैं। अब इस टारगेट को बढ़ाकर 1 मिलियन जीनोम सीक्वेंस कर दिया गया है। अब बात करते हैं इन जीनोम सीक्वेंसिंग से होने वाले फायदों की। तो देखिए, इससे एक जेनेटिक मैप तैयार होगा जिससे जनसंख्या के जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा और उससे इन बीमारियों से जुड़ी थेरेपीज पर काम किया जाएगा। इससे जनसंख्या में जेनेटिक्स के लेवल पर मौजूद डाइवर्सिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी। शोधकर्ताओं ने अब तक 10,000 जीनोम में 135 मिलियन आनुवंशिक विविधताओं की पहचान की है। इसके अलावा भारत के अपने खुद के जीनोम मैप का एक और बड़ा लाभ है। एक म्यूटेशन है MYBPC3। इसके चलते बहुत कम एज में हार्ट अटैक का खतरा होता है। भारतीय आबादी में ये 4.5% तक पाया जाता है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह म्यूटेशन रेयर है। इससे साफ है कि भारत के पास अपने लेवल पर अपनी आबादी की जेनेटिक सीक्वेंसिंग मैप होना चाहिए। भारत ने स्वदेशी तौर पर निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को तैयार किया है DRDO ने। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड में किया गया था। DRDO के मुताबिक अब ये पूरी हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी। नाग MK2 स्वदेशी तौर पर निर्मित सभी मौसमों में काम करने वाली फायर एंड फॉरगेट लॉन्च के बाद लॉक ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है। लॉन्च के बाद इसे ऑपरेटर के न्यूनतम हस्तक्षेप की जरूरत होती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नाग MK2 मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल्स के खिलाफ प्रभावी है। इस मिसाइल की एग्जैक्ट रेंज क्लासिफाइड है, मतलब ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं है। अनुमान के मुताबिक नाग MK2 की सीमा 7 से 10 किलोमीटर होने का अनुमान है, जो इसकी पूर्ववर्ती नाग मार्क 1 की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसकी सीमा 4 किलोमीटर थी। नाग MK2 का स्वदेशी तौर पर तैयार किया जाना भी कई मायनों में अहम है, क्योंकि अभी तक भारत दूसरे देशों से एंटी टैंक मिसाइल आयात कर रहा था। 2020 में जब लद्दाख में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था तो आनन फानन में भारत को इजराइल से 200 एंटी टैंक मिसाइल खरीदनी पड़ी थी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग की स्थिति में जो लेखक किताब लिखता है उसका नाम किताब पर नहीं छपता, बल्कि वो किसी दूसरे के लिए किताब लिख रहा होता है। घोस्ट राइटिंग करने वाले लेखक को केवल मेहनताना मिलता है, उसके लिखे से उसको नेम एंड फेम नहीं मिलता। इसमें पब्लिक को लगता है कि कंटेंट किताब पर छपे नाम वाले व्यक्ति ने लिखा है, इसलिए पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। चलिए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी नियुक्त किए गए हैं। इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ये बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 20 राज्यों के हल्दी उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करेगा, ताकि किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ हल्दी की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी निर्यात के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी सुनिश्चित करेगा। परीक्षा के लिए आज से ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक देश है। 2023-24 में भारत ने 3.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया और कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70% रही। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर 2.37% दर्ज की गई। मुद्रास्फीति में ये बढ़ोतरी WPI में शामिल अलग अलग वस्तुओं की कीमतों के चलते हुई है। आपको बता दें कि WPI में 3 प्रमुख कैटेगरीज को शामिल किया गया है। इसमें पहली है प्राथमिक वस्तुएं यानी प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरी है ईंधन और ऊर्जा यानी फ्यूल एंड पावर, और तीसरी कैटेगरी है विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। हालांकि प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन गैर खाद्य वस्तुओं और खनिजों की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं ईंधन और ऊर्जा श्रेणी में बिजली और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 1.9% की वृद्धि हुई है, जबकि विनिर्मित उत्पादों की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन कपड़ा और धातु उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। WPI डेटा हर महीने जारी किया जाता है और बाजार की कीमतों को मापने के लिए उपयोग होता है। इससे नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक योजना बनाने में मदद मिलती है। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा बनाए गए दूसरे मल्टीपर्पस वेसल्स MPVs को लॉन्च किया गया। इस जहाज का नाम उत्कर्ष रखा गया है और इससे पहले जहाज का नाम समर्थक था, जो कि भारतीय नौसेना में अक्टूबर 2024 में शामिल किया जा चुका है। दरअसल ऐसे 2 जहाजों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को किया गया था। इनका इस्तेमाल शिप्स से टारगेट्स को लॉन्च और रिकवर करने और स्वदेशी हथियारों के परीक्षण आदि के लिए किया जाएगा। प्रत्येक जहाज 106 मीटर लंबा है और 15 नॉट्स की अधिकतम गति से चल सकता है। ये प्रोजेक्ट स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने वाली पहल का हिस्सा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी नामक ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये 9 अन्य भारतीय भाषाओं में रियल टाइम टेक्स्ट और वॉइस ट्रांसलेशन कर सकता है। इसका मकसद स्थानीय लोगों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की आपसी बातचीत को आसान करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग खोई या पाई गई वस्तुओं को अपनी ही भाषा में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कुंभ सह AI यानी सहायक चैटबॉट भी बनाया गया है, जो एक बहुभाषी और वॉइस इनेबल्ड चैटबॉट है। इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन सब के जरिए महाकुंभ 2025 को अधिक समावेशी, संगठित और तकनीकी रूप से सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया, लेकिन क्या आपको पता है इस त्योहार के साथ भूगोल विषय का एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। इस दौरान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। इसलिए दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इससे उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार कक्षा में घूमती है और सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक समय तक पड़ने लगती हैं। इससे गर्मी बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये त्योहार नई फसल की कटाई और प्रकृति के संतुलन का भी उत्सव है। मकर संक्रांति मुख्य रूप से उत्तर भारत में तिल गुड़ खाने, पतंग उड़ाने और दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार को भारत में कई नामों से जाना जाता है। जैसे असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, जिसमें पारंपरिक खेल और फसल कटाई का उत्सव मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए इस त्योहार को भारत के राज्यों में और किस किस नाम से जाना जाता है। आइए देखें बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला सवाल है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में किया गया था। इसका मुख्यालय तेलंगाना में स्थित है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मकसद वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन इस मिशन को लागू करने के लिए नोडल निकाय है। मिशन मौसम का एक प्रमुख तत्व ग्रामीण क्षेत्रों में नए मौसम विज्ञान स्टेशनों की स्थापना है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है।
हाल ही में सिल्वर नोटिस खबरों में रहा था, इसे किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया गया है? इंटरपोल, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? सही जवाब है इंटरपोल यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न है, यूएनसीईबीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है। सही कथनों का चुनाव करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी न तो एक न ही दो। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।